रीडिंग स्किल, रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी, तीनों सेक्शन। हाँ जी बेटा आ जाओ, गुड इवनिंग, आ जाओ मेरे बच्चा आ जाओ। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लूज वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग। आंसर पहले का ABCD, तो देखो बेटा, चलिए आपने रिप्लाई दिया। आउट गोइंग के दो मीनिंग हो जाते हैं, एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं। आउट गोइंग का एक मीनिंग हो सकता है फ्रेंडली, एक इसका मीनिंग जो होगा दैट इज फ्रेंडली, हम कहें फ्रेंडली बॉस, आउट गोइंग बॉस। और एक होता है अबाउट टू गो, जाने वाला, एक अबाउट टू गो, जाने वाला। मैं बोलता हूं आउट गोइंग, मैंने कहा आउट गोइंग टीचर, कि जाने वाला अध्यापक, तो आउट गोइंग टीचर, तो ये दोनों हो सकते हैं। प्रेजुडाइज्ड होता है पक्षपात करना, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में पक्षपात करना। अनकंट्रोल्ड होता है आउट ऑफ कंट्रोल, भाई जो चीज कंट्रोल में ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल। और मॉडरेट होता है बैलेंस्ड, मॉडरेट होता है बैलेंस्ड, मींस मीडियम, ना तो कम ना ज्यादा, ना तो कम ना ज्यादा। अब क्या कहता है, अगर आप प्लान कर रहे हो अपने वेट को लूज करने का, अपने वेट को लूज करने का प्लान कर रहे हो, तो ध्यान रखो टू कीप योर स्नैकिंग, तो जो तुम स्नैक, जो तुम खाना खाते हो ना, उसे कैसा रखो, अपना खाना कैसा रखो, आउट गोइंग, प्रेजुडाइज, अनकंट्रोल्ड या मॉडरेट। तो मॉडरेट रखो अगर लूज वेट करना, तो आपको मॉडरेट रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ बेटा? तो अगला क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्टर ट्रक्स have very dash engines, they can probably pull a train coach without any problem, without any problem. Now let me know. तो देखो डोमिनेंट, डोमिनेंट होता है किसी को नियंत्रण में करना, किसी को अंडर कंट्रोल रखना। अगर आप किसी को अंडर कंट्रोल रख रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रख रहे हैं, किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रख रहे हैं, तो उसे हम डोमिनेंट कहेंगे। ठीक है। फोर्सफुल मतलब ताकत होती है, पूरी ताकत, बल के साथ, बलपूर्वक, किसी भी काम का बलपूर्वक करना, बलपूर्वक करना, तो फोर्सफुली, फोर्सफुली हो जाएगा। इंप्रेसिव क्या होता है? अट्रैक्टिव हो जाएगा, एन्चेंटिंग जिसे कहते हैं, अट्रैक्टिव। पावरफुल क्या हो जाएगा? ताकतवर। अब वो क्या कहता है कि जो बहुत बड़ा ट्रक है ना, मॉन्स्टर जैसा जो ट्रक है, उसके अंदर है वेरी डैश इंजन, उसके अंदर एक डैश इंजन है। तो उसके अंदर जो डैश इंजन है, जो उसके इंजन है, नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव चाहिए। अब इन चारों, एक एडजेक्टिव में से मुझे, चार एडजेक्टिव में से एक एडजेक्टिव चुनना है। तो इंजन कैसा है, इंजन कैसे हैं उसके, कि दे कैन प्रोबेबली पुल, कि भाई संभवता है, संभव है कि वो खींच दे, पूरी ट्रेन के कोच को खींच दे। उन ट्रक्स के इंजन्स ऐसे हैं कि वो ट्रक्स को भी खींच दे विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर वो इंजन किस तरीके के हैं? डोमिनेंट है, फोर्सफुल है, इंप्रेसिव है, दैट इज पावरफुल, वो पावरफुल है। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड एरर्स है, ये वोकैबुलरी बेस्ड ये ब्लैंक्स है। तो पहले वाला जो था, ये जो था, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड था कि आपको सही वोकैबुलरी फिट करनी थी, ये ब्लैंक था। ये ब्लैंक भी वोकैबुलरी बेस्ड है कि आपकी वोकैबुलरी ठीक, सही स्थान पर सही शब्द का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो आप ब्लैंक फिल कर पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। आर.एन. राइट्स लिटरेरी वर्क्स, आर.एन. राइट्स का जो लिटरेरी वर्क है, हेल्प्ड, उसने मदद की थी, रीडिफाइन डिस्कशन, डिस्कशन को रीडिफाइन करने की, इन रेस रिलेशंस इन अमेरिका इन द मिड 20th सेंचुरी। अब बताइए ABCD, कोशिश कीजिए। तो देखिए बेटा, अब आप एक चीज देख रहे होंगे, रेस रिलेशंस इन अमेरिका, रेस रिलेशंस इन अमेरिका, रेस रिलेशंस इन अमेरिका,
रेस रिलेशंस इन अमेरिका, मींस यहां पर तो रेस रिलेशंस इन अमेरिका, ये सारी चीज तो सेम है। अब अगर ये सारी चीजें सेम है तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है सिर्फ प्रेपोजिशन का, डिफरेंस है प्रेपोजिशन का। तो यहां पे जो एरर पूछ रहा है, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया, वो प्रेपोजिशन को लेकर आया। अब प्रेपोजिशन को लेकर आया तो अब आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, तो आपको संबंध सूचक शब्द ऐड करना पड़ेगा। तो कहता है जो आर एंड राइट्स की जो लिटरेरी वर्क्स है ना, जो उसकी रचनाएं हैं, उन्होंने मदद करी थी रीडिफाइन करने में डिस्कशन को। कहता है डिस्कशन, किसकी डिस्कशन? कहता है रेस रिलेशंस की डिस्कशन। तो डिस्कशन किस चीज की है? रेस रिलेशंस की। तो पॉइंट इज, इसका जो हमें बताना है, एक रिलेशन बताना है, तो आंसर इसका भी डी ही होगा, क्योंकि टू नहीं होगा, बिसाइड नहीं होगा, बाय नहीं होगा, क्योंकि बाय के बाद डूअर आता है। तो रेस रिलेशन डूअर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाय जो लगेगा यहां डूअर के लिए लगेगा कि बाय राम, राम के द्वारा, तो डूअर तो है नहीं। तो क्या कहते हैं, बाय के बाद डूअर, तो ये रिलेशंस जो है डूअर है नहीं। अब बिसाइड का मतलब बराबर में, बिसाइड का मतलब है बराबर में, है ना, क्या कहते हैं किसी के बगल में, बाजू में, तो इसका मतलब है बिसाइड भी नहीं आएगा रेस रिलेशंस के बराबर में। टू के बहुत सारे यूजेज हैं, अगर मैं टू को डायरेक्शन के रूप में मानूं तो डायरेक्शन भी नहीं है, तो फिर ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं अगर बोल दूं कि द पेन, कहता है द पेन ऑफ, या मैं ऐसे बोल लूं, उल्टा कर देता हूं थोड़ा, द कैप ऑफ पेन। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि जो कैप है ये इस पेन की है, तो इस कैप का इस पेन से रिलेशन है, तो रिलेशन बताने के लिए ऑफ। तो दैट्स इट। जो डिस्कशन है ये रेस रिलेशन की डिस्कशन है, तो उसका इससे रिलेशन बताने के लिए मुझे ऑफ लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहां पे प्रेपोजिशन का जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्या है? ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बेटा, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ग्रामर देखो किस ग्रामर से आया है। द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच। चीफ गेस्ट ने अपनी स्पीच को कंक्लूड कर दिया, मतलब खत्म कर दी, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालकर उसे खत्म कर दिया। क्योंकि ही रिक्वेस्ट की, उसने रिक्वेस्ट किया था टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कहा था, उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। तो ही ने रिक्वेस्ट नहीं किया था, ही से रिक्वेस्ट किया गया। अब ये ही कौन है? चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट हुई। पॉइंट इज, सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुआ। चीफ गेस्ट ने रिक्वेस्ट नहीं करी, चीफ गेस्ट ने रिक्वेस्ट जो है वो नहीं करी। चीफ गेस्ट से ये जो एक्शन है, चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट की गई। सब्जेक्ट एक्शन करता है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है तो पैसिव वॉइस। और अगर आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो आपको B+V3 देना पड़ेगा। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट काम ना करे, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो, तो आपको पैसिव वॉइस देना पड़ेगा B+V3। तो B+V3 देखो कहां कहां है, तो यहां पर B+V3, B3 या B तो है नहीं, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो गलत। एक तो यह है B+V3, एक यह है B+V3, और एक यहां पर भी B+V3। तो इसका मतलब है तीनों पैसिव वॉइस है, इन तीनों में से एक आंसर है। और आप अगर देखें ना तो यहां लिखा है कंक्लूडेड पास्ट इंडेफिनिट, इससे पता चलता है बात पास्ट की है। अगर बात पास्ट की है तो फिर विल फ्यूचर गलत, फिर इज प्रेजेंट गलत, तो आंसर हो जाएगा बी। तो किसी का डी, किसी का बी। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बात समझ रहे? तो ही वाज रिक्वेस्टेड, चीफ गेस्ट ने कंक्लूड कर दी अपनी स्पीच को उसने खत्म कर दिया, क्योंकि उसे रिक्वेस्ट किया गया, किसे? चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट किया गया था कि इसे स्टॉप कर दो। और ये किया किसने? किसने रिक्वेस्ट करी थी? ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा की गई थी रिक्वेस्ट, चीफ गेस्ट। डन बेटा। तो ये हमारा जो एरर आया, ये हमारा पैसिव वॉइस से है। ये एरर हमारा पैसिव वॉइस से था, एरर पैसिव वॉइस से था। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रपोजिशंस। तो देखो उसने सीधे सीधे बोल ही दिया कि भैया प्रपोजिशन का यूज है। कई बार हमें खुद देखना पड़ता है। अब जैसे ये सेंटेंस था, हमें खुद देखना पड़ा कि कोई प्रपोजिशन, वहां उसने इसी, अब यहां पर भी तो हमने प्रपोजिशन का यूज सही देखा, और यहां पर भी प्रपोजिशन का ही यूज देख रहे हैं, लेकिन यहां पर उसने बोल दिया भैया एप्रोप्रिएट बताओ प्रपोजिशन कौन सी। तो प्रपोजिशन इसमें कौन सी? तो कहता है टिल मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब अगर आप सेंटेंस का अर्थ समझ पा रहे हैं
तो बेटा सिंस और फॉर के बाद जो टाइम होता है ना, सिंस और फॉर के बाद जो टाइम होता है वो टाइम खत्म हो चुका होता है, वो टाइम की समाप्ति को बताता है, ये कंप्लीशन ऑफ टाइम होता है। ये सिंस फॉर के बाद जो टाइम होता है वो कंप्लीशन ऑफ टाइम होता है, कंप्लीशन ऑफ टाइम जो टाइम की समाप्ति को बताता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई शी हैज बीन इन इंदौर, वो इंदौर में है, अब मैं बोलता हूं वो इंदौर में है फॉर 5 years, कि वो इंदौर में 5 साल से है। तो आप इसे पढ़कर देखो, उसने कहा वो इंदौर में 5 साल से है, तो इंदौर में आई कब? 5 साल पहले, 2020 में, और वो आज भी इंदौर में 2025, तो उसे 5 साल हो गए। तो 2005 से उसने क्या कहा वो 5 साल से इंदौर में है। अगर वो 5 साल से इंदौर में है तो ये 5 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर 5 साल खत्म है, 5 साल खत्म है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन, तो फिर आपको परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देना पड़ता है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देना पड़ता है। लेकिन एक बात को कहने के 2 तरीके, मैंने आपको एम्बिग्यूटी या ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है, फिर बताऊं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक बात को दूसरे तरीके से कह देना, ट्रांसफॉर्म कर देना सेंटेंस को दूसरे सेंस में, लेकिन मीनिंग ना बिगड़े, मीनिंग ना बिगड़े, ग्रामर बदल जाए, मीनिंग नहीं बिगड़े, तो इसी को एम्बिग्यूटी भी कहते हैं। अब यही बात कि शी हैज बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 5 years, वो 5 साल से इंदौर में रह रही है। अगर वो 5 साल से रह रही है और अभी 2025 चल रहा है, तो इसका मतलब है कब से रह रही है? वो कह रहा है सिंस 2025। तो या तो ऐसे कह दो या ऐसे कह दो, मीनिंग तो सेम ही है ना, बस मीनिंग तो सेम है, बस ग्रामर बदल गया। फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, लेकिन मीनिंग तो एक, अगर 5 साल से रह रही है तो इसका मतलब है 2005 से रह रही है, तो दोनों में से एक लिख दो। अब यही बात मैंने ऐसे कही, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग देख लो। अगर कहा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे मानो अभी आफ्टरनून है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे से बारिश हो रही, तो भाई अगर सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है और क्या कहते हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours, तो बात तो वही हो जाएगी। तो इसका मतलब है सिंस फॉर के बाद जो टाइम आता है ना, वो टाइम खत्म हो चुका होता है, इसलिए परफेक्ट, तो आंसर जो होगा वो यही होगा, इसलिए यहां पे परफेक्ट टेंस लगा होगा, क्योंकि टिल, फ्रॉम और बाय के अलग कॉन्टेक्स्ट है, इनके अलग अलग यूजेस हैं, समझ रहे बात को? यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिंस का है। ओके बच्चे, आगे देखें, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब यहां पे क्या कहता है भैया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा एडवर्ब जो होती है एमपीटीआर, इसके साथ साथ ये कहता है एम स्टैंड्स फॉर मैनर, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। और बेटा इसके अलावा तो ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब रीजन। इनके अलावा भी जो हमारी एडवर्ब होती हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसने पूछा है ये फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है, ठीक है ना? तो ये हाउ मच का आंसर होता है, हाउ मच का आंसर होता है डिग्री। फ्रीक्वेंसी हाउ ओपन का आंसर होता है कितनी बार, हाउ ओपन का आंसर होता है कितनी बार। रीजन वाई का आंसर होता है, टाइम व्हेन का आंसर होता है, प्लेस वेयर का आंसर होता है, और मैनर हाउ का आंसर। ये अब क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती हैं तो वो होती हैं कि भाई यूजुअली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। चलो और आसान की, जो नोट और नेवर होती है ना, नोट और नेवर, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। नोट और नेवर, ऑलवेज है, ऑलवेज है, सेल्डम है, ऑफन है, तो बेटा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हाउ ऑफन के आंसर होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसी में आ रखा है, आंसर सी। अब आपको ऐसा लगता है, हाँ देखो साइक्लोन ने कितना बढ़िया आंसर दिया कि एक में ही है बस और कहीं है ही नहीं। आपको लगता है कि कोई वर्ड आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो मैं समझा दूंगा कि वो क्या है, जैसे और कहीं तो शायद नहीं होगी दिक्कत। विद ग्रेट अफेक्शन, तो ये हाउ का रिप्लाई है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। राधा गोज टू नागपुर, कि नागपुर जाती है, कि हाउ कैसे, कहते विद ग्रेट अफेक्शन, पूरे अफेक्शन, पूरे प्यार मोहब्बत से। तो और फॉर हर ऑफिस वर्क, ये रीजन है। टू मीट हर अंकल, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसमें और कहीं है ही नहीं, तो आंसर होगा सी। तो देखो सीधे सीधे बोल देता एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो पूछ लेगा, खुद ही दे देगा बेटा। आगे देखिए ये क्या कहता है, इट वॉज रनिंग आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए डैश शावर। मैं लेट हो रहा था सो आई ओनली हैड टाइम, मेरे पास मतलब थोड़ा सा ही समय था, फॉर ए डैश शावर, फॉर ए डैश शावर, फॉर प्रपोजिशन आया, फॉर प्रपोजिशन आया, ए आर्टिकल आया, तो बेटा फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन, तो शावर नाउन है। अब नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो मुझे क्विक शावर चाहिए, हेस्टी शावर चाहिए, फास्ट शावर चाहिए, शॉर्ट शावर चाहिए। बताइए बताइए एबीसीडी 7 का एबीसीडी। तो बेटा आपको छोटी सी बात बताओ, मैंने आपको कोलोकेशन समझा रखे हैं, कोलोकेशंस मैंने बताए थे, आप क्लास को रेगुलर देख रहे हो तो कोलोकेशंस क्या होते हैं, कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, कुछ चीजों के साथ कुछ चीजें एकदम फिक्स्ड हैं, आप कुछ और लगा नहीं सकते। तो मैं बार बार लिखता हूं, जैसे यही शब्द जैसे हमने लिखते हैं मेक ए नॉइज, हम लिखते हैं मेक ए नॉइज, अब डू ए नॉइज नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड है। तो जो चीजें फिक्स्ड है इन्हें कोलोकेशंस कहते हैं। इसलिए शावर अगर आपको टाइम की समय की वजह से जल्दी नहाना पड़ रहा है, तेजी से नहाना पड़ रहा है, जल्दी और तेजी से नहाने के लिए आप क्विक बोलोगे, यहां पर ए होगा तो क्विक शावर होता है, समझ में आया? क्विक शावर तो ये फिक्स्ड है, आप और कुछ लगा नहीं सकते, क्विक शावर। और बोलने को देखो, बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो, लेकिन अप्रोप्रिएट चीजें अप्रोप्रिएट होती है, सही सही है, गलत गलत है। अब बोलने में तो हम कोई चीज ग्रामर का इस्तेमाल करते ही नहीं है ना, बोलने में तो हम सिर्फ मैसेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें सरकारी नौकरी लेनी है तो हमें मैसेज के साथ साथ ग्रामर दोनों चीजों पर ध्यान देना, हमें अप्रोप्रिएटनेस पर ध्यान देना, हमें भाषा की शुद्धि पर ध्यान देना, हमें भाषा को शुद्ध करना। नेक्स्ट अगला, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट, मेरा जो कुत्ता है वो भौंकता है, वेरी लाउडर बहुत तेज तेज, एट नाइट, नाइट के समय में वो भौंकता है। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं बात समझ में आ रही होगी आपको कि बेटा अगर आप लाउडर लिख रहे हो, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ईआर वाले वर्ड कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या इसका कंपैरिजन किसी से हो रहा है? तो कंपैरिजन तो है ही नहीं, तो कंपैरेटिव डिग्री क्यों आ रहा है? तो गलत तो यही होगा, पहली बात तो ये कि गलत है। अब बात आती है कि ठीक कैसे होगा, अब कहता है ठीक कैसे होगा, भाई यहां पर सिर्फ वर्ब को कि लाउडर, लाउडर हो क्या रहा है, भोंकना, भोंकना जो है वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, क्योंकि एडवर्ब जो शब्द है वो बना ही दो शब्दों से जुड़कर है, एडवर्ब, तो एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब, तो जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करेगा वो एडवर्ब, तो आपको इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो लाउड एडजेक्टिव है, और एक नियम है, अगर हम एडजेक्टिव में, नियम है, अगर हम एक कॉन्सेप्ट देख ले, अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाए तो वो एडवर्ब बन जाता है, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो जो लाउड है, लाउड में आप एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा, लाउडली, तो ये एडवर्ब बन जाएगा, ये बन जाएगा लाउडली। आ रहा है समझ? तो आंसर हो जाएगा वेरी लाउडली। चलिए क्लियर हो गया बच्चे? हाँ जी, अगला लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर, सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। द कंपनी स्पेशलाइजेस एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्विसाइट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप। बताइए। बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब मैं बोलूं, यहां पर फिक्स्ड प्रपोजिशन का एरर है, याद करनी पड़ेंगी बेटा, यहां फिक्स्ड प्रपोजिशन से एरर है। तो ये जो शब्द है ना स्पेशलाइजेस, स्पेशलाइजेस जो है इसके साथ इन होता है, स्पेशलाइजेस के साथ इन होता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। अब जो चीज फिक्स्ड है वो वोकैबुलरी की कैटेगरी में आती है, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेस इन होगा, द कंपनी स्पेशलाइजेस इन डिजाइनिंग, वो कंपनी एकदम स्पेशलाइज है, स्किल्ड है किस चीज में, डिजाइनिंग करने में, क्राफ्टिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, इन सब में निपुण है। क्लियर है? तो नो मोर डिस्कशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। We will have to put the meeting away as the director is not well, as the director is not well। हाँ जी बताइए।
फिर देख लो, एक ही चीज है, पुट द मीटिंग, ये कह रहा पुट द मीटिंग अवे, पुट द मीटिंग ऑफ, पुट द मीटिंग अप, पुट द मीटिंग ऑन, पुट द मीटिंग अगेन। तो मैं बोलूं वापस प्रेपोजिशन का आ गया। तो यहां से जो एरर है वो है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। बेटा वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़े और वर्ब का मीनिंग बदल जाए तो वो फ्रेजल वर्ब होती है। तो जैसे हम कहें गेट, गेट मतलब पाना, लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं गेट आउट तो इसका मतलब है बाहर निकल जाना, एग्जिट, तो मीनिंग बदल गया कि नहीं। वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन लगे और वर्ब का मीनिंग बदल जाए तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ऐसी बेटा पुट है, पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन अगर मैं लिख दूं पुट ऑफ, अब पुट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, पुट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है टालना, पोस्टपोन, एक इसका मतलब होता है टालना, पोस्टपोन, और एक इसका मतलब होता है उतारना, जैसे शूज, क्लोथ्स, इनको उतारना। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, टालना, पोस्टपोन करना। एक कहावत आपने सुनी होगी, डू नॉट पुट ऑफ, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कहता है डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कि आज का काम कल पर मत टालो। इसका मतलब है डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, कल तक मत टालो, व्हाट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो, तो आज का काम कल पे मत टालो। तो पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। तो अब यहाँ पे टालने की बात कर रहा है, वी विल हैव टू पुट द मीटिंग ऑफ, हमें मीटिंग को है ना टालना पड़ेगा, न चाहते हुए भी टालना पड़ेगा। टालना बोले तो पोस्टपोन, हमें मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि रीजन पोस्टपोन क्यों भी टालना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो सही नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डायरेक्टर इज नॉट वेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेंटेंस, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन, द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन। तो कितना इजी, मतलब कुछ मैं ऐसे भी लेकर आता हूं जो इतने इजी होते हैं आपको ये समझाने के लिए कि बेटा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके ना बैठे एग्जाम में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके ना बैठे एग्जाम में, माइंड को एकदम फ्रेश रखें। क्योंकि कई बार जो कहते, अब देखो एक छोटी सी बात होती है, कहते जो किताबें बहुत नजदीक से पढ़ी जाती है ना उनके अक्षर क्लियर नहीं होते, फिर समझ लो। कहते हैं जो किताबें बहुत नजदीक से पढ़ी जाते हैं उनके जो अक्षर है ना क्लियर नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम इतनी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं कि हमें छोटी छोटी बातें भी हमें समझ में नहीं आती, हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं उसके अंदर कि बड़ी बड़ी बातें सोचने लगते हैं, हम छोटी छोटी बातों को समझ ही नहीं पाते। बेटा कितना इजी है, द बॉयज एंड द टीचर, तो प्लूरल सब्जेक्ट है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो वांट्स की जगह वांट होना है, तो वांट टू विन ये हो जाएगा। वांट विन, दो वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकती तो टू लगेगा। वांट टू वॉन्ट, वांट टू के बाद वी टू नहीं आता, टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, इन्फिनिटिव है, टू के साथ विन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर वांट्स है तो इधर वांट्स गलत, तो इधर भी वांट्स गलत, और टू के बाद वी टू नहीं आएगा तो वांट टू विन होगा। आ रहा है ना बेटा समझ में। तो कई बार चीजें हमें बहुत ही आसान मिल जाती है। ये मैं बोलूं ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से एरर है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से एरर है। तो इतने इजी भी आते हैं बेटा, इतने इजी भी आते हैं। सिनोनिम, इक्विवोकल, सिनोनिम बताओ, थोड़ी वोकैबुलरी भी देखें। सिनोनिम, इक्विवोकल, क्लियर, एम्बिगुअस, रिप्रेजेंटेटिव, बैलेंस्ड। तो देखो इक्विवोकल जो है शब्द को समझो, ये दो रूट वर्ड से बना है, रूट वर्ड लिख लो। देखो एक होता है इक्वल, तो इक्वल मतलब क्या कहते हैं, समान, सेम, एक जैसा, इक्वल, सेम। और इसके अंदर एक शब्द है वोकल, तो वोकल जो है आवाज, साउंड से रिलेटेड है वोकल, ये साउंड मतलब वॉइस से रिलेटेड है। तो अब मैं बोलूं सेम वॉइस, सेम वॉइस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवोकल, जब चीजों का मीनिंग सेम सेम हो, इक्विवोकल समान हो, जब दो चीजों मतलब एक सेंटेंस के दो मीनिंग आ जाए, एक शब्द के दो मीनिंग आ जाए। अब जैसे मैं बोलूं, ये मैंने बोला क्लोज, अब इसके दो मीनिंग है,
एक क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा, बंद करना, वर्ब। एक क्लोज का मतलब टू शट, एक क्लोज का मतलब बंद करना, टू शट, तो ये वर्ब है। अब एक जो क्लोज होता है ना, तो इसका मतलब हो जाता है करीबी, तो इसका मतलब हो जाता है करीबी। तो जैसे हम कहते हैं फ्रेंडली, करीबी, तो उस वक्त ये एडजेक्टिव है। और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग हो जाएगी। अगर इसकी यहां पर वर्ब के रूप में इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी ज की, और एडजेक्टिव के रूप में इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी स की, करीबी। तो अब ये जो है ना क्लोज, अगर इसमें बोलूं तो ये अब इक्विवोकल है। अब इसके दो मीनिंग जा रहे हैं। अब ऐसे स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैं स्टेटमेंट बोलूं, किसी ने मुझसे कहा कि यार तू मुझे 5,000 रुपए से मदद कर देगा। तो मैंने कहा यार आई विल टॉक टू यू लेटर। तो मेरी 5,000 रुपए से मदद कर देगा, मैंने कहा आई विल टॉक टू यू लेटर। तो मैंने ऐसे बोल दिया, तो अब दो बातें हो गई इसमें, ये बात इक्विवोकल हो गई, ये बातें इक्विवोकल हो गई। मैंने ना हाँ करा ना करा। तो जब एक स्टेटमेंट या एक वर्ड के दो मीनिंग, दो सेंस निकल जाए, जिसको दो तरीके से जिसकी व्याख्या कर सके, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवोकल विच हैज मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, जिसके एक से ज्यादा व्याख्या की जा सके। तो बेटा वही होगा हमारा एम्बिगुअस। तो एमबी के अंदर देखो ये शब्द जो है एमबी का मतलब होता है टू, दो। तो जो चीज है एम्बिगुअस है, जिसका क्लियर स्पष्ट मीनिंग नहीं है, तो आंसर होगा ये। और क्लियर तो मतलब स्पष्ट ही होता है ये, तो इसका जो होगा, ये एम्बिगुअस जो बोल रहा है, क्लियर तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। ये तो स्पष्ट ही नहीं है, ये स्पष्ट, ये भी स्पष्ट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना, और वे बैलेंस क्या होता है, किसी मतलब बैलेंस चीजें, जैसे मीडियम चीजें होती है, मॉडरेट चीजें होती है, वो मीडियम होती है। तो ये एम्बिगुअस इसका आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं? एमबी भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है टू। क्लियर हो गया बेटा? इक्विवोकल शब्द। हाँ, अच्छा इसके अंदर मैं छोटी सी बात बताऊं, एक होता है इक्विवोकल, और अगर मैं आई एन ऐड कर दूं इसके साथ एक प्रीफिक्स इन इक्विवोकल, तो पता है क्या हो जाएगा, फिर आंसर क्लियर हो जाएगा कि मतलब जिसके दो मीनिंग ना रहे। इक्विवोकल में जिसके दो मीनिंग है, और इनइक्विवोकल जिसके दो मीनिंग ना हो, एकदम सटीक मीनिंग हो, फिर तो इसका आंसर क्लियर हो जाता कि नहीं? तो समझ रहे बात को? तो अगर मैं लिख देता हूं, मैं वैसे तो आंसर ये है, अगर मैं लिखूं इन इक्विवोकल, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता? स्पष्ट, क्लियर। तो इसका ये सिनोनिम बनता। आ रहा है समझ? तो एक वर्ड और समझ लो, इनइक्विवोकल। अब आ जाएंगे एंटोनिम पर। देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। तो अटरली का आपको एंटोनिम बताना है। पहले अटरली का मीनिंग समझो, फिर उसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग बताओ। तो कहता है कि देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स, जो उनकी जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स है, जो उन्होंने स्पोर्ट्स से प्राप्त करी वो अचीवमेंट्स, एट द हाईएस्ट लेवल पर जाकर आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड, कि यार इतने उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर इतने उन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त किए, लेकिन इस लेवल पर जाकर उन्हें अटरली पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो अटरली का मतलब क्या होता है? मतलब अटरली का जो मीनिंग होगा वो टोटली होगा। अटरली का मीनिंग यहां पर एक्सट्रीमली होगा, दोनों सिनोनिम है। अब अगर इसका सिनोनिम पूछता तो एक्सट्रीमली या टोटली में से एक आंसर हो सकता था, लेकिन इसने तो एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम, तो ये कह रहा बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया। अटरली मतलब बहुत ज्यादा, टोटली। अटरली का मतलब फुल्ली, पूरी तरह से, टोटली, फुल्ली, पूरी तरह से उन्हें, कंप्लीटली, इसका अर्थ हो जाएगा कंप्लीटली, पूरी तरह से उन्हें इग्नोर किया गया। अब पूरी तरह से इग्नोर किया गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल कम तरीके की बात कर रहा है। तो बिल्कुल कम की बात कर रहा है, तो मिनिमली हो जाएगा ना, मिनिमम, सबसे कम। एक्सट्रीमली भी हाईली होता है, टोटली भी हाईली, फुल्ली, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, टोटली, सबका मीनिंग सेम है, करेक्टली हो जाएगा, मतलब सही तौर। तो आंसर हो जाएगा मिनिमली, क्योंकि एंटोनिम पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन वॉइस। अगला क्वेश्चन वॉइस। हाँ 14।
कहता है द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। बेटा मैंने बताया एक्टिव वॉइस जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो वर्ब का ध्यान रखो। आपको क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले वर्ब देखो, तो उसने क्या दे रखा है, हैव ऑलरेडी टेकन, तो उसने क्या ले रखा है, हैव टेकन। अब उसने ले रखा है हैव ऑलरेडी, पहले वर्ब भी देख लो, चलो हैव टेकन ये दे रखा है, बाकी सारी चीजें बाद में। सबसे पहले वर्ब। अब इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा ना, तो इसने हैव दे रखा है तो नीचे भी हैज या हैव ही होगा, टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन टेकन तो V3 का पैसिव वॉइस होता है बीन प्लस V3 होता है, तो बीन टेकन। अब आप चारों ऑप्शन में पहले ये ढूंढ लो कि भैया हैज बीन टेकन कहां है। सबसे पहले वर्ब देख लिया, सबसे पहले वर्ब, बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बाद में। तो यहां पर क्या दे रखा है, हैव टेकन, तो आपको हैज बीन टेकन कहां है, तो कहता है हैज बीन टेकन, तो पहले में, तो ये आंसर हो सकता है। इसे कहता है हैज बीन टेकन, दूसरे में है हैज बीन टेकन, तीसरे में है। अब यहां पे वाज टेकन कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो पहले वर्ब देखा करो। अब वर्ब से अब ठीक आ गया, अब आगे की दूसरी कार्यवाही देखो। तो अब इसमें देखो एक आ रहा है ऑलरेडी, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इससे पहले आया था क्वेश्चन की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहचानो, तो ओपन शब्द जो था वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था। तो मैं बता दूं बेटा, टाइम और स्टेट के बीच में आता है, टाइम और स्टेट के बीच में आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम और स्टेट के बीच में आता है। तो जैसे मैं बोलूं प्रेजेंट और इंडेफिनिट, तो बेटा जिससे प्रेजेंट इससे इंडेफिनिट पता चल रहा है उसके बीच में आप नोट लिखोगे, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम के बाद स्टेट से पहले। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये टाइम के बाद और स्टेट से पहले आया, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम और स्टेट के बीच में। तो यहां पे देखो मेरा टाइम और ये स्टेट, तो टाइम और स्टेट के बीच में आया है, तो ये ठीक है। लेकिन इधर हैज और बीन टेकन ऑलरेडी है ही नहीं, तो मींस ये भी गया, दो गए। अब कहां बात आती है कि भैया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो दिस ट्रेनिंग क्या कहते हैं, दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, तो मतलब दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन, हैज ऑलरेडी बीन टेकन, तो मतलब यहां पर भी ये ठीक है ऑलरेडी। तो गलत कहां पर है, तो कहता है अगला बाय द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल, और यहां कहता है बाय अवर स्कूल टीचर्स। तो देखो ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखे तो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में जो उसने ऑब्जेक्ट लिया द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल, तो जो डूअर है तो यहां लिखा द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल, तो ये आंसर होगा, फिर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इधर द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल है, तो आप भी वही लिखो द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल। अगर इधर लिखा होता अवर स्कूल टीचर्स, ऐसा लिखा होता, तो फिर हम आंसर ये ले लेते अवर स्कूल टीचर्स, क्योंकि दोनों ठीक है बेटा मीनिंग के हिसाब से, लेकिन वहां जो दे रखा हम वही प्रेफर करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलो अगला, ये भी वो इससे है, बनाओ, अगला भी वो इससे है, आंसर दो। The letter was being typed by the secretary when the phone rang. तो अब देखो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, देखो पैसिव वॉइस बता रहा है तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, बाद बीइंग टाइप, तो टेंस नहीं बदलेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आप भी पास्ट कंटिन्यूअस बनाओ। तो ये क्या है कि वाज बीइंग टाइप, ये क्या दे रखा है, वाज बीइंग टाइप, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव वॉइस बनाओ। अब एक्टिव वॉइस बनाओगे तो आंसर में वाज वर ही लेना पड़ेगा आपको, आंसर में वाज वर। अब बीइंग टाइप आया कहां से, कंटिन्यूअस, V4 का बीइंग प्लस V3 बनाया होगा, तो बेटा पास्ट कंटिन्यूअस में V4। तो अब आपको क्या करना है, इस V4 के स्थान पे बीइंग टाइप्ड है तो टाइप्ड की जगह टाइपिंग कर दो। अगर टाइपिंग लिखा होता, अगर टाइपिंग होता तो इसे बीइंग टाइप्ड में चेंज करते कि नहीं, तो आप रिवर्स कर दो रूल, बीइंग टाइप्ड को टाइपिंग में चेंज कर दो, तो जहां वाज वर प्लस टाइपिंग होगा वो आंसर होगा। तो वाज वर, तो यहां तो विल दे दिया, टेंस बदल दिया, गलत हो जाएगा। तो यहां पर टाइप्स, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर वाज टाइपिंग है तो ये हो सकता है वाज टाइपिंग, और यहां इज टाइपिंग है तो हमें वाज चाहिए, तो इज गलत, तो देखो आंसर तो आ गया, वर्ब से ही आंसर आ गया। तो पैसिव वॉइस में ज्यादातर आंसर आपको वर्ब से मिल जाएंगे। टेंस एंड वॉइस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी ध्यान रखो, व्हेनेवर वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब कभी भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो तो टेंस और सेंस मत बदलना, बाकी कुछ भी बदले ना बदले,
तो हमने टेंस नहीं बदला, पास्ट कंटिन्यूअस सेंस भी नहीं बदलेगा, जो इसका मीनिंग वही इसका मीनिंग भी से। ट्रांसफॉर्मेशन, एम्बिग्यूटी। अगला नरेशन, शी सेड टू हिम मे गॉड शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग ऑन यू। बनाइए, शी सेड टू हिम मे गॉड शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग ऑन यू। तो अब जरा देखो, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ चीजें तो देखो कॉमन ही है उसमें, तो फिर आप डिफरेंस मतलब इसको तो कुछ सोचो ही मत, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। शी विश दैट। अब जनरली देखे तो प्रेयर की बात है, ये सेंटेंस जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब अगर प्रेयर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अगर प्रेयर की बात होती है तो सेड टू को प्रेयर्ड में चेंज करते हैं, अगर विश की बात होती है तो सेड टू को हम विश में चेंज करते हैं। लेकिन अब इसने तो ऑप्शन ही नहीं लिया ना कोई, विश बोल रहा तो भाई इसने कहा ये हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना नहीं है, हमारी इच्छा है। शी की ये इच्छा की बात कर रहा है, प्रार्थना की बात नहीं कर रहा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें क्या चाहिए, दैट, तो ये दैट आ गया था सभी में। अब क्या बात करता है, पहले सब्जेक्ट चेंज करते हैं बाद में वर्ब। ये ध्यान रखें, जब भी नरेशन चेंज कर रहे हो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब देना। ये असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, कंजंक्शन के बाद आपको असर्टिव सेंटेंस देना होता है ऑलवेज। असर्टिव सेंटेंस कंजंक्शन के बाद, टाइप कोई भी हो, सेंटेंस का टाइप कोई भी हो, कंजंक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब देना। चलो हम भी यही करते हैं, तो पहले गॉड चेंज कर लो। तो हमने देखा यहाँ पे गॉड और गॉड और फिर मे का माइट। तो हमें क्या करना है, इधर लाके तो इसे गॉड करना है और इधर लाके इसे माइट करना है। मे का माइट, तो मे को माइट में चेंज करते हैं। तो गॉड में दे दिया तो मतलब ये गया। अब यहाँ पे मे गॉड दे दिया, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो इसका मतलब है ये दे गया। तो यहाँ पे गॉड माइट हो गया, गॉड माइट। और फिर आगे शोवर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स, शोवर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग, एक रहे दोनों तो सेम है। अच्छा ब्लेसिंग्स होता है, ब्लेसिंग नहीं, टाइपिंग एरर होगा, है ना। ब्लेसिंग्स होता है, ये ध्यान रखो। ये जो ब्लेसिंग्स नाउन है, जैसे कांग्रेचुलेशंस, ब्लेसिंग्स इनमें हमेशा होता है। ब्लेसिंग्स, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, ऐसा हमेशा होता है। ये टाइपिंग एरर है, रह गया होगा बस। तो अब इन दोनों में आंसर, तो अब कहता है ऑन यू ऑन हिम, तो सिर्फ डिफरेंस यू और हिम का है। तो आप देखो कि ये यू कैसे चेंज हुआ। तो यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन जो होता है वो लिसनर होता है। सेकंड पर्सन लिसनर, तो लिसनर को लिसनर से चेंज करो। तो लिसनर ये है, शी ने जब ये वाक्य बोला होगा तो सुना तो इसने होगा, तो शी स्पीकर है, हिम लिसनर है। तो आप लिसनर को लिसनर से चेंज करें। तो बेटा यहां का प्रोनाउन और यहां का केस, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस, हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो आंसर ये, ना कि ये। तो आंसर हमारा होगा डी, ना कि सी। क्लियर हुआ ना, डी होगा ना कि सी। तो वन वर्ड, चलो इसे कल करते हैं, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कल करते हैं। आज के लिए इतना लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो कल की क्लास में हम मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। ओके, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।